हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। एक बार फिर मैं उमेश पाल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी और बिल्कुल जोश और होश के साथ सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर 4 करने वाले हैं। एक बार फिर से पेडागोजी की क्लास आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे और साथ में पीवाईक्यू भी रहेंगे। कॉन्सेप्ट जानेंगे, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करने वाले हम लोग हैं, कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। देखिए, सभी विद्यार्थियों को पता है कि इसमें आपका पेडागोजी सेक्शन लगभग 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के होंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पेडागोजी ही कराऊंगा। मैं बेटा आपको कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊंगा। आपको 30 आउट ऑफ 30 हिंदी में मिलेंगे, चिंता मत कीजिएगा। सीडीपी में भी 30 आउट ऑफ 30 श्योर है, बिल्कुल 100% आपको 30 में से 30 नंबर मिलेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स को देखें, सीखें, एनालिसिस करें। ध्यान रखिएगा कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, सिखाएंगे और परीक्षा में पास भी कराएंगे। आइए, क्लास को शुरू करने से पहले एक अनुरोध है जो मैं अक्सर करता हूँ कि सेशन को लाइक करना है, शेयर अपनी तरफ से एक बार ज़रूर कर देना है। जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें और खुद भी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे कि अगली लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकें। चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं और जहाँ पर मुझे बताना है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा करने में सबसे टॉप पर कौन आता है, अग्रणी भूमिका किसकी है, तो वो हैं आपके वाइगोत्स्की। आप इसे जान लें, सीख लें, याद कर लें कि जब भाषा और विचारों से जुड़ी हुई बात आती है तो उसमें वाइगोत्स्की का नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए नहीं है, थोड़ा सा मिसिंग हो गई है। ये आपका 2 नंबर है, इसका मतलब है कि 1 मिनट 2 नंबर नीचे लगा हुआ है। चलिए, पहले मैं 3rd नंबर करे ले रहा हूँ, उसके बाद कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि पूरी पाठचर्या में फिल करना है। यहाँ पे मैं भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिए। ठीक है, और एक बात और, ये फिल करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें सबसे पहले एक तरीका होता करने का। एक तरीका तो ये है कि जो ऑप्शन फिट ना आ रहा हो उसे एलिमिनेट कर दो, हटा दो, है ना। जैसे पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका में 2 चीज़ें नहीं होंगी। क्या नहीं होगा? एक तो पूरी पाठचर्या में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान निर्माण की बात नहीं करी जा रही होगी और सिर्फ व्याकरण की बात नहीं करी जा रही होगी। ठीक है, अब देखिएगा, पूरी पाठचर्या में आकलन निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो देखिए, आकलन के निर्माण में भाषा की भूमिका इतनी आवश्यक भी नहीं होती, सो ये भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को उठाइए और वहाँ लगाइए। आप देखेंगे, पाएंगे कि आप सेटिस्फाइड हो रहे होंगे कि ये वाला उत्तर बिल्कुल कंप्लीट कर रहा आंसर को। चलिए आते हैं, जानते हैं। पूरी पाठचर्या समझते हो ना, करिकुलम। ओके, पूरी पाठचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मतलब बच्चों में हमें मूल्य निर्माण तो करना ही होता है और मूल्य निर्माण में जितने बाकी विषय आवश्यक होते हैं उससे कहीं कम केंद्रीय भूमिका में मूल्य भाषा भी नहीं होगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे जो दूसरे नंबर पे होना चाहिए था, इसको देखेंगे। प्राथमिक कक्षा के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे, जो बढ़िया लग जाएगा उसको करेंगे। कक्षा में
पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ाना, यही सिर्फ आपकी एक जिम्मेदारी है भैया। ये सेकेंडरी है, ये काम तो करोगे ही करोगे कि पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चों की भाषाई क्षमताओं को विकसित करने के लिए समृद्ध परिवेश तैयार करना। कैसा परिवेश? समृद्ध परिवेश। समृद्ध परिवेश समझ तो भाषा को सीखने के लिए, लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए या भाषाई क्षमता को सीखने के लिए समृद्ध परिवेश का मतलब हो जाता है एक बेहतरीन, मजबूत, है ना, एनवायरनमेंट रेडी करना, हेल्दी एनवायरनमेंट कह सकते हो आप, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सेकंड बेहतर जवाब लिखा हुआ है और हमें उचित विकल्प का चुनाव करना होता है, उचित विकल्प ही हमको तलाशना होता है। अब जैसे सी नंबर लिखा है, कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि यार सी नंबर क्यों नहीं सही होगा, तो देखिएगा बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। जी बिल्कुल, वाद विवाद के लिए तैयार करेंगे तो वाद विवाद करना या वाद विवाद का अवसर देना वो भाषाई परिवेश से कहीं बाहर थोड़ी है, वो उसी के तो अंदर आ जाएगा ना, वो तो उसका एकमात्र घटक हो गया, ठीक है। सो बी ऑप्शन के अंदर ही बैठ जाएगा सी ऑप्शन, इसलिए आपका उत्तर सही कौन सा है? सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। आशा है कि आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी और ध्यान से बेटा सुनेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, सब आपको आसानी से समझ में आएगा। द्विभाषिक बच्चे, पहले समझ लो द्विभाषिक बच्चे क्या होता है, मतलब ऐसे बच्चे जिनको कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान है, ठीक है। विकास, पता नहीं किसकी बात करें, संक्रियात्मक, संज्ञानात्मक। देखिए एक चीज़ बता दें, ऑप्शन नंबर ए हटा लो, क्योंकि जो भाषा होगी ना वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। सिंपल है, जो भाषा होगी उसके माध्यम से, उसके थ्रू हम बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात वाइगोस्की ने बता दी थी कि बच्चे को हम एक समृद्ध परिवेश देंगे समाज में, जो भाषा के माध्यम से बच्चे का संज्ञान विकसित करने में उसकी मदद करेगा। तो ए ऑप्शन तो बनना नहीं है, बी सी में मुझे डिसाइड करना है। आगे देखिएगा, सीमित कर रहे हैं, ठीक। चिंतन को आप सीमित नहीं करोगे, ऑप्शन नंबर बी खत्म, ठीक। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखेंगे, अब इसको वहां पे रखेंगे और देखेंगे क्या हमारी बात बन रही है, नहीं तो भैया नन ऑफ दीज उत्तर बन जाएगा। द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक, ये वाला पार्ट उठाइए और यहां लगा दीजिए। द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। समझ गए ना, मिल गया उत्तर? किसी को कोई डाउट? ये देखिएगा, ये उत्तर बन जाता है आपका। चिंतन सीमित नहीं हो सकता, चिंतन कैसे होगा? विस्तृत। अच्छा एक बात बताओ, जिस बच्चे को कम से कम 2 भाषाएं आती हैं उसका चिंतन सीमित होगा। अगर उसका चिंतन सीमित होता तो उसको 2 भाषाओं का ज्ञान ही क्यों होता? हमसे तो एक भी नहीं हो रही ठीक से, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बेटा एक चीज़ और भी क्या करो कि जब क्वेश्चन पढ़ा करो ना, मैं आपके सामने तो हूँ नहीं, ठीक, तो जो चीज़ें जब क्वेश्चन पढ़ा कीजिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। अगर बात समझ में आ जाए तो ऑप्शन का चुनाव भी कीजिए मेरे साथ में। तो होगा क्या कि जब आपका उत्तर गलत हो जाएगा ना तो आपको पता लगेगा कि मेरा उत्तर गलत क्यों हो गया। एनालिसिस प्रोसेस पे काम कीजिए, आपका एनालिटिकल थिंकिंग जितना बढ़िया होगा उतनी अच्छी पेडागोजी होगी, ठीक है। पेडागोजी याद करने से नहीं आएगी, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण और एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? सॉरी, एक चीज का ध्यान देंगे आप। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार सुनाई तो ठीक देता है, बोल भी हम ठीक लेते हैं, तो इसमें कौशल की क्या जरूरत है, इसको डेवलप करने की क्या जरूरत है? बात को समझिए। देखिए, श्रवण कौशल का मतलब होता है सुनी हुई बात को ठीक से समझ में आना, और प्रतिक्रिया देना वाचन कहलाएगा, क्योंकि
बोलने के माध्यम से ही, स्पीच के माध्यम से ही तो आप रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो देखिए सुनकर समझना और फिर उस पर प्रतिक्रिया देना, ये कौशल अगर बच्चों में विकसित करना चाहते हो आप, तो आप निम्नलिखित में से सबसे बेहतरीन कौन सी एक्टिविटी होगी? फर्स्ट ऑप्शन, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। देखिए अच्छा ऑप्शन लिखा हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। समाचार सुनाना, अच्छा मान लीजिए अगर आपने समाचार सुना भी दिया और बच्चों से उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं ले रहे हो आप, तो फिर बच्चों ने कितना अच्छा सुना है क्या फ़र्क पड़ता है, आपको कहाँ से पता चलेगा? प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, देखिए अगर आप प्रश्न करते हो, है ना, प्रश्नोत्तर करोगे तो बच्चे कई बार किसी भी प्रश्न का सीमित उत्तर दे देंगे। ठीक है, और वो पुस्तकी शब्द भी हो सकते हैं। इससे बच्चों के अंदर स्पीकिंग स्किल कैसे आएगा? वो अच्छे शब्दों का प्रयोग कर पा रहे हैं अपने वाचन प्रक्रिया के दौरान या नहीं कर पा रहे, ये बात आप नहीं समझ पाओगे। तो सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट, कहानी सुनाइए और फिर बच्चों का उस पर प्रतिक्रिया लीजिए, जानिए कि बच्चों ने क्या सुना क्या देखा। देखिए आप समझते हो ना कि जब पिक्चर हॉल में एक मूवी माना कि 20 लोग बैठ के देख रहे थे, तो देखिए मूवी 20 लोगों ने एक ही देखी, मतलब सब्जेक्ट तो एक ही था, और 20 लोगों से अगर आप उस पिक्चर पर अलग अलग बातचीत करें तो सबकी विचारधारा भिन्न होगी। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग कतराएंगे, कुछ लोग कुछ कम शब्द कहेंगे, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलना चाहेंगे, कुछ लोग बोलना चाहेंगे तो शब्द नहीं होंगे, कुछ लोग बढ़िया बात करेंगे जिस पर मतलब कह सकते हो कि जेन्युइन बातचीत करेंगे और उसके पॉजिटिव पक्षों पर वो आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखिए ना कि जब कोई कैंडिडेट उस मूवी पर अच्छी बात कर रहा है तो मतलब साफ है कि उसने बहुत ठीक से सुना है, समझा है और फिर उस पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी है, अच्छी। तो ये चीज़ आप इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों में डेवलप कर सकते हो। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? ध्यान दीजिएगा, निपुणता परीक्षण का मतलब है स्किल टेस्ट, किसका आकलन करते हैं? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, यही उत्तर बनेगा, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है। मतलब भाषा में आपकी रेंज क्या है, आपकी औकात क्या है, आप परिसर कह सकते हो, पहुँच क्या है आपकी, कितना भाषा को आप अप्रोच कर पाते हो। ठीक है, ये आपका स्किल टेस्ट में आकलन किया जाएगा। क्लियर? बाकी ठीक नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो देखिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का जो उद्देश्य होगा वो ये है कि बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। देखिए जब बच्चों को बाल साहित्य के संदर्भ में आप पढ़ाओगे, सिखाओगे, समझाओगे तो उनके अंदर सीखने की और पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की उत्सुकता बढ़ जाएगी और ज़्यादा साहित्य को जानने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। ठीक है, सो सी ऑप्शन यहाँ के लिए बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहे हैं, लिखा हुआ कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होगी। सही बात है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है, सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि समाज में रह करके ही भाषा को सीखा जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो। कुछ नहीं करना है, क्योंकि पोर्टफोलियो एक ऐसा परीक्षण है जिसमें हम भाषा से संबंधित दिन प्रतिदिन बच्चे ने जो भी कुछ सीखा होता है उसको प्रपत्रों में लिखकर क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से संयोजित करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो कि भाषा को लेकर के जो सक्सेसिव डेवलपमेंट होती है स्टेप बाय स्टेप, उसको हम नोट करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि प्रतिदिन बच्चा कितना सीख रहा है। ठीक है, वीकली, क्वार्टरली, मंथली, उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई है, और अगर किसी बच्चे की इम्प्रूवमेंट बहुत धीमी है
तो सिंपल है, उसका भाषा को लेकर के सोशल इंटरेक्शन बहुत ही कमज़ोर है, तो उसके लिए हम काम करेंगे। इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ आएगी आपकी पोर्टफोलियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम लोग। भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या करोगे, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर देंगे, उसे रोकेंगे नहीं, उसके लिए बंधन नहीं बनेंगे, ना ही तो किसी प्रकार का अवरोध पैदा करेंगे। ठीक है, ये एक भाषा शिक्षक का नैतिक कर्तव्य है। तो बाकी के ऑप्शंस हम पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए मानक भाषा लिखा है ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, और बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर देना, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही स्थान देना, कह दिया ना, को ही कक्षा में स्थान देना, ये बात गलत है। इसके लिए जो सही उत्तर बन जाएगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे हम लोग, वो ठीक से समझेंगे कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए भाषा का आकलन तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षण की पद्धतियाँ बहुत ज़रूरी है, परिवेश तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे कम इम्पोर्टेंट क्या है, पाठ्य पुस्तक। कहने का अर्थ ये है कि अगर पुस्तक ना होगी तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चे भाषा को नहीं सीखेंगे। जो लोग विद्यालय नहीं जाते है ना, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते, तो क्या वो लोग, उनके पास भाषा नहीं होती, क्या वो अच्छी भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से सीखे होते हैं, वे उन्हें अपने सामाजिक परिवेश के थ्रू मिला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हम लोग, ध्यान से देखेंगे। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना लेना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, बिल्कुल ठीक है। आकलन के थ्रू हमें ये देखना है कि बच्चे जो भाषा के शब्दकोश को सीखे हैं उसका किस तरीके से वो प्रयोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। क्लियर, तो ये इसका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आएंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। तो देखिएगा पहली कक्षा है ना, इसलिए स्टोरी बच्चों के लिए सबसे बेहतर होगी। ठीक है, अगर उनकी पाठ्यपुस्तक में जो भी चैप्टर्स लगे हैं वो स्टोरी के फॉर्मेट में हैं तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखेंगे और बच्चों में कहानी के थ्रू कल्पना शक्ति को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अध्यापक इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे हम लोग, आ चुके हैं, ध्यान से समझेंगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। अगर आप प्राइमरी टीचर्स हैं और आप लैंग्वेज टीचर भी हैं तो वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर बल देंगे। हिंदी भाषा के मुहावरे लोकोक्तियों को पढ़ाने में ना, इस पर तो बल तो देंगे, लेकिन सर्वाधिक बल देंगे ये जरूरी नहीं है। भाषा के विभिन्न वाक्य संरचना नहीं, किस पर बल देंगे आप, भाषा के सौंदर्य और आंचलिकता पर। आंचलिकता समझ तो, आंचलिक का मतलब होता है क्षेत्रीय। ठीक है ना, क्योंकि भाषा सभ्यता और संस्कृति से संबद्ध होती है, ये भाषा का सौंदर्य होता है ना। और हमेशा भाषा जो होती है ना वो अपनी सभ्यता और संस्कृति का विजिटिंग कार्ड होती, बताती है कि मैं कहाँ से आई हूँ। ठीक है, इसलिए भाषा में आंचलिकता तो होती है और भाषा शिक्षक होने के नाते इन दोनों ही विषयों पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है आज का। वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, तो सामाजिक सांस्कृतिक किया उन्होंने, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों में भाषाई विकास समाज और संस्कृति के मध्य होगा, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास भी हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं और किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए बेटा अगर लग भी रहा हो कि सर तो 15 ही क्वेश्चन कराते हो। तो देखिए बात ये ना कि हम सेक्शन वाइज डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं, 15 क्वेश्चन ही आपके पेडागोजी के होते हैं तो सिर्फ उतने ही हम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा और बेहतर पढ़ना ज़रूरी है। आप थोड़ा पढ़िए, क्वालिटी एजुकेशन हमसे लीजिए, क्योंकि आप 15 क्वेश्चन से अगले 15 क्वेश्चन और बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन का जवाब यही क्यों बन रहा है, और दूसरी बात है कि क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा
इसी की समस्याएं। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे और अगली क्लास मैं मैथ्स पेडागोजी करने वाला हूँ फिर एक बार। ठीक है, मैं तीनों पार्ट को बराबर से लेके चलूँगा और हर विद्यार्थी बेटा इसको सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और 100% आप सफल हो जाओगे। इसके लिए बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका साथ मुझे भी चाहिए। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।